हेलो एवरीबॉडी, मैं पूजा हूँ। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया। तो यह ग्रीक वर्ड से आया। दो ग्रीक वर्ड मिलकर एक बना माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें कैसे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड से आया। माइटोस मीन्स थ्रेड यानी धागे, और कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्यूल यानी कण। ऐसे दो शब्दों से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड आया। अब ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि सभी यूकेरियोटिक सेल में, कोशिका में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न करना या जनरेट करना, फॉर्म करना। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। इसलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये तीनों का ट्रांसपोर्ट होता है, ये तीनों कार्य होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके कारण इसे किसी भी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे। ये बेसिकली ओवल शेप का होता है। नॉर्मली माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा जाता है तो ये ओवल शेप का दिखाई देता है। और ये और हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि ह्यूमन आरबीसी जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, वहीं जो हमारा लीवर सेल है और मसल सेल्स है उनमें 100 से लेकर 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जिस भाग में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पाए जाते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए ये आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन, ऐसे दो मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है। 5 अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया के 5 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। किस कारण, इस दो मेम्ब्रेन्स के कारण। अब वो 5 पार्ट कौन से होते हैं हम देखेंगे। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है इसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और फिर होते हैं क्रिस्टे, जो कि इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से जो बनते हैं, ऐसे इसे क्रिस्टे कहते हैं। और अंदर का मैट्रिक्स, ऐसे 5 पार्ट्स होते हैं। अब हम हर पार्ट को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन पे आते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी ऑर्गेनल को एनक्लोज करती है, यानी चारों ओर से घेरती है। इसका प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड जो रेशो यानी अनुपात जो होता है वो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होता है, सिमिलर होता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के अनुपात के समान ही इसका अनुपात होता है। इसमें बड़ी संख्या में इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जिसे पोरीन्स कहते हैं। देखिए ये, इसे जब हम देखेंगे तो इसमें ऐसे दिखाई देंगे, इसे पोरीन्स कहते हैं। यह पोरीन्स जो होते हैं ये चैनल की तरह काम करते हैं, जो कि छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि आयन या शुगर वगैरह जो होते हैं उन्हें अंदर आने देते हैं। चैनल की तरह काम करते हैं, उन्हें उससे अंदर आने देते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू उसे अंदर आने देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के साथ सहयोग करती है, जो कि कैल्शियम सिग्नलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और लिपिड के ट्रांसफ़र में भी शामिल होती है। ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच जो लिपिड का ट्रांसफ़र होता है उसमें भी शामिल होती है क्या, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। अब हम कहाँ आएंगे, सेकंड है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि यह आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह को बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह, ये जो खाली स्थान है, ये जो जगह है, इसे कहते हैं
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे आयरन और शुगर वगैरह को स्वतंत्र रूप से अंदर आने देती है। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूलर का यहाँ का जो इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वह साइटोसोल के समान ही होता है। साइटोसोल में जैसा कॉन्सेंट्रेशन होता है वैसा ही होता है, क्योंकि वो आसानी से आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा सकती है, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन समान ही होता है। जबकि बड़े जो लार्ज प्रोटीन होता है वो उतनी आसानी से अंदर नहीं जा पाते, बड़े प्रोटीन अंदर नहीं जा पाते, तो इन प्रोटीन का कंपोजिशन साइटोसोल से अलग होता है। अब हम आएंगे इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह को सी फेस कहते हैं और आंतरिक सतह को एम फेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की तरह इनर मेम्ब्रेन में भी पोरिन्स नहीं होते। आउटर मेम्ब्रेन की तरह इनर मेम्ब्रेन में पोरिन नहीं होते हैं, इसलिए इनर मेम्ब्रेन में, जिसके कारण हाईली इम्परमिएबल हो जाती है सभी मॉलिक्यूल के लिए। ये हाईली इम्परमिएबल हो जाती है, मतलब इसके थ्रू जा नहीं पाते, क्योंकि इनमें पोरिन्स नहीं होते हैं, तो ये इम्परमिएबल हो जाती है सभी मॉलिक्यूल के लिए और इसके थ्रू जा नहीं पाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर आ जा नहीं पाते कोई भी मॉलिक्यूल। अब इनर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन होते हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इनर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स होते हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यहाँ होता है, यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी का प्रोडक्शन जनरेशन करते हैं। यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन पर एंजाइम और प्रोटीन होते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये हाईली इम्परमिएबल हो जाती है, जिसके कारण सभी आयन्स या मॉलिक्यूल को स्पेशल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसके थ्रू जाने के लिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो यहाँ से यहाँ जा पाती है, मैट्रिक्स में जा पाती है, अन्यथा नहीं जा पाती क्योंकि उनमें पोरिन्स नहीं होते। अब हम आएंगे क्रिस्टे पर। क्रिस्टे, ये देखो इनर मेम्ब्रेन में कई उंगली जैसे उभार होते हैं, ऐसे लगता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, या ऐसे फिंगर जैसे उंगली जैसे जो उभार होते हैं, इन्हें क्रिस्टे कहते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। इससे क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर वो स्ट्रेट ऐसी होती तो कम रहता, अब इतना और अंदर गया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ये उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है। और इसी तरह से एटीपी प्रोडक्शन करने में की क्षमता को भी बढ़ा देता है। जैसे ही एरिया बढ़ा तो उसकी क्षमता भी बढ़ गई, एटीपी जितनी ज़्यादा जगह होंगी उतनी ज़्यादा जगह पे एटीपी प्रोडक्शन हो पाएगा। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे लीवर जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन का एरिया आउटर मेम्ब्रेन के 5 गुना ज़्यादा होता है। यह फोल्ड छोटे राउंड बॉडी से जुड़े होते हैं। इस फोल्ड्स पर छोटे राउंड बॉडीज़ होते हैं। अब इस फोल्ड पर देखिए ऐसे राउंड बॉडी जुड़े हुए होते हैं, इन्हें F1 पार्टिकल कहते हैं या फिर ऑक्सीसोम कहते हैं, या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहते हैं, जो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ ड्रॉ किया है मैंने, ये सब जगह पाया जाता है, ऐसे इसे F1 पार्टिकल कहते हैं। हाँ, अब हम मैट्रिक्स पे आएंगे तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्थान होता है, जो स्पेस होती है, वो द्रव से भरी होती है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो कि द्रव से भरी होती है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कुल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का लगभग 2/3 भाग होता है। 2/3 पार्ट ऑफ ए टोटल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का यहाँ पर 2/3 पार्ट होता है। ये प्रोटीन क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेशन पायरवेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वगैरह में काम आते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, ये क्रेब्स साइकिल में काम आते हैं और ऑक्सीडेशन में काम आते हैं पायरुवेट के और फैटी एसिड के। मैट्रिक्स में स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं। देखिए स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं, ये ग्रीन डॉट जो दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है, और टीआरएनए होते हैं, और कई कॉपी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम भी होते हैं, देखो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल के भीतर आवश्यकता पड़ने पर अपनी संख्या वो स्वयं बढ़ा सकते हैं। इस जीनोम के कारण क्या होता है, जब सेल के अंदर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी संख्या खुद बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर और समवॉट फंक्शन भी हुआ, टोटली स्ट्रक्चर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।